नमस्कार छात्रों, डिसेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश शर्मा। देखो, टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला हम लेकर के आए थे उसमें उस क्रम में ये अगला आपका टेस्ट है। आप सभी छात्रों से मेरी ये अपील है कि आप लोग रिलैक्स होकर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ें, उनको क्लियर करें, बार बार अभ्यास करें और मैटर आप यहां से पढ़ें। और ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ मॉडल पेपर इसके अतिरिक्त भी सॉल्व करने हैं, तो गो थ्रू द ऑथेंटिक बुक्स। अनऑथेंटिक जितना पढ़ेंगे वो चीज आपको डबल माइंड करेगी और जो आंसर आपको देना होगा वो आप प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। और एक बार परीक्षा होने के बाद में फिर गलती सुधार करने का अवसर फिर अगली भर्ती में आपको मिलता है। चलिए आज शुरू करते हैं यहां से। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब देखो, इस पैसेज में कुछ बात तो है, इसीलिए मैं भी ये चाह रहा हूं कि आज इस पैसेज को पढ़ करके आपको सुनाया जाए। हालांकि इसमें से ना तो आपके कोई एंटोनिम्स का क्वेश्चन आता है, ना सिनोनिम्स के आते हैं, ना कोई टाइटल पूछने का क्वेश्चन आता है, एक सूटेबल टाइटल बताइए। ना ही इसमें से क्वेश्चन आपका कोई ऐसे निकाल के बनाते हैं भाई क्वेश्चन बनाया और उसका आंसर इसमें से उतार के आप लिख दो। ऐसा कोई क्वेश्चन यहां से नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। कुछ मैसेज है इसमें गद्यांश में, इसलिए हम इसको एक बार पढ़ेंगे। देखो, पढ़ने से आपका वोकैब का स्टॉक बढ़ेगा। देयर इज ए टाइड इन द अफेयर्स ऑफ men and they should take advantage of it. There is a tide in the affairs of men and they should take advantage of it. There is a tide, वैसे तो टाइड का अर्थ होता है ज्वार, तो देयर इज ए स्पीड इन द अफेयर्स ऑफ men, मनुष्य के जो तमाम मामलात होते हैं उनकी बड़ी गति है। और वो कैसे हैं? लिमिटलेस हैं, बोले अनंत हैं। एंड दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट, और उनको इसका क्या है? लाभ उठाना चाहिए। वन मस्ट नॉट लेट अ चांस स्लिप आउट ऑफ वन्स हैंड्स, किसी भी आदमी को अवसर जो है उसे हाथों से खोना नहीं चाहिए। अपॉर्चुनिटी नॉक्स रियरली एट वन्स डोर्स, अवसर या मौका या उपलब्धि मुश्किल से ही किसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। एंड इट मस्ट बी सीज्ड, और इसे पकड़ लिया जाना चाहिए। व्हेन इट हैपन्स टू नॉक, जब ये नॉक करे, जब ये दरवाजा खटखटाए तो इसे आपको पकड़ लेना चाहिए। जस्ट एज, जैसे वन कैन गिव शेप, जैसे कोई आकार देता है, टू हॉट आयन, जैसे आपका आयन स्मिथ होता है और वो गर्म लोहे पर वार करके उसको क्या देता है? एक आकार देता है। सो इसी तरह से वन कैन चेंज द अपॉर्चुनिटी टू हिज ओन वे, इसी तरह से हर किसी को जो अवसर मिलता है उसे अपने तरीके से उसे ढालना चाहिए। वाइज मैन रियलाइज, बुद्धिमान लोग महसूस करते हैं दैट अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज्ड एट द राइट मोमेंट लीड टू सक्सेस। बुद्धिमान आदमी ये महसूस करते हैं कि अवसर यूटिलाइज्ड एट द राइट मोमेंट, जो बिल्कुल सटीक और एन मौके पर यूटिलाइज किया जाए, उपयोग में लिया जाए, तो लीड टू सक्सेस, तो वह आपको सफलता की ओर ले जाता है। ऐसा किसका मानना है? वाइज मैन। इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम इन वाइल्ड गूज चेज। अब वाइल्ड गूज चेज आपका एक इडियम है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ समय गंवाना या वेस्ट ऑफ टाइम, व्यर्थ समय गंवाना। इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम इन वाइल्ड गूज चेज, यानी कि व्यर्थ में समय गंवाना नहीं चाहिए। वन मस्ट लुक अबाउट प्रॉपर टाइम टू एक्ट, और हर किसी को उचित एक्शन लेने के लिए, मतलब प्रॉपर टाइम टू एक्ट, हर आदमी को उचित समय कार्य करने के लिए उसको उसकी तलाश करनी चाहिए। वंस इट कम्स, अगर एक बार ये समय आ जाए तो इट शुड बी सीज्ड, तो इसे पकड़ लिया जाना चाहिए। एंड यूज टू वंस एडवांटेज टू अचीव सक्सेस, और इसे यूज्ड टू वंस एडवांटेज, और सफलता प्राप्त करने के लिए इसका लाभ उठाना चाहिए। दोज वे हु हैव द फोरसाइट, फोरसाइट यानी दूरदृष्टि, those who have the foresight to discover the right opportunity,
वे लोग जिनके पास दूरदृष्टि होती है, सही उपलब्धि को खोजने की एट राइट टाइम, सही समय पर, आर टू सक्सीड, वो सफल होने हैं या सफल होते हैं। दोज हु आर लेजी इनफ, और वे जो आलसी बहुत होते हैं, टू इग्नोर द अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, और जो जीवन में अवसर को क्या करते हैं, गमा देते हैं, आर बाउंड टू सफर इन द लॉन्ग रन, वे लंबे समय तक बाध्य रहते हैं पीड़ित होने के लिए, अर्थात वो लंबे समय तक पीड़ा झेलते हैं। कोई मैसेज था विद्यार्थी जगत के लिए, इसलिए आपको मैंने पढ़ के इसको अनुवाद करके बता दिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न आपका छात्रों ये है, रिलैक्स होकर के आराम से सवाल को देखें, चारों विकल्पों को देखें और जस्टिफाई करके उसका जवाब दें। इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम इन वाइल्ड गूज चेज, तो व्यर्थ की तलाश करना, वाइल्ड गूज चेज क्या है, व्यर्थ की तलाश करना। तो आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम, रेखांकित जो ईडियम है उसका अर्थ क्या है। ए सक्सेसफुल सर्च, एक सफल खोज, बिल्कुल नहीं। बीइंग सर्च्ड फॉर दैट एग्जिस्ट्स, बीइंग सर्च्ड खोजना, फॉर दैट एग्जिस्ट्स उस चीज का खोजा जाना जो अस्तित्व में है, गलत। और नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं, तो जवाब क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम। तो जब भी आपको छात्रों ये ईडियम लिखा मिले, वाइल्ड गूज चेज, तो योर आंसर विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि किलिंग द टाइम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द टेम्परेचर हैड ड्रॉप्ड दिस मॉर्निंग। थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, समझें और इनको पढ़ें। द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड दिस मॉर्निंग, ड्रॉप्ड यानी गिर गया है, आज की सुबह तापमान गिर गया है, और तापमान जब गिरता है तो ऑब्वियसली ये क्या रहता है, कोल्ड रहती है, बोले ठंड रहती है। मैंने कहा द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड दिस मॉर्निंग, आज की सुबह तापमान गिर गया है, इसका मतलब ठंड पड़ी है। एंड आई ऑल्सो हैव अ हेडेक, और मुझे भी क्या है, सिरदर्द है। द कोल्ड वेदर मस्ट बी कॉजिंग, ठंडा मौसम निश्चित रूप से वजह रहा है, माई हेडेक, मेरे सिरदर्द का। आइडेंटिफाई द फैलेसी। तो देखो, हेस्टी जनरलाइजेशन हम पिछले वीडियोज में भी देख चुके हैं। जब हम एक या दो बिंदुओं के ऊपर, एक या दो वस्तुओं के ऊपर, एक या दो व्यक्तियों के ऊपर जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम कोई प्रयोग करते हैं और उसको हम पूरी की पूरी जाति के ऊपर क्या है, अप्लाई करते हैं, तो उसको हम छात्रों बोलते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। इक्विवोकेशन में क्या होता है, यानी कि सेंटेंस, यानी कि जो आपको आर्गुमेंट दे रखे होते हैं, आर्गुमेंट जो दिया गया होता है, जो तर्क आपको देते हैं, स्टेटमेंट जो आपको दिया जाता है, ऐसा मान लीजिए दो अलग अलग वाक्य आपको दिए गए और एक ही शब्द जो है उन दोनों वाक्यों में अलग अलग जगह पर दिया गया है, लेकिन वो अर्थ अलग अलग देता है। इसका मतलब when a single word is used at two different places in a different sentences, जब दो अलग अलग वाक्यों में शब्द तो रहेगा वही, लेकिन अर्थ दे के जाएगा समान। इस चीज को आप कंपेयर कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, कहां से, पन। तो पन को बोलते हैं हिंदी में शलय अलंकार। तो पन में क्या होता है, वर्ड एक होता है लेकिन अर्थ दो दे करके जाता है। तो एसोसिएट करके आप ये समझें कि एक ही शब्द आएगा, दो अलग अलग वाक्यों में आएगा और दोनों अलग अलग अर्थ दे करके जाएगा। दैट इज फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। एक होता है छात्रों फॉल्स एनालॉजी। फॉल्स एनालॉजी का मतलब यह है कि जब आपको दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो उन दोनों को आपस में दूर दूर तक लिंक नहीं होता है। जैसे टू ड्राइव ए कार विदाउट लाइसेंस इज जस्ट लाइक टू रन ए कंप्यूटर विदाउट ट्रेनिंग। अब कंप्यूटर को बिना ट्रेनिंग चला रहे हैं, गाड़ी को आप बिना लाइसेंस के चला रहे हैं, तो इन दो बातों का आपस में क्या संबंध है, कुछ भी नहीं है। जब प्रेमाइस जो दायरा दिया गया है, जब उसमें आर्गुमेंट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, टोटली अनसपोर्टिव रहते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉल्स एनालॉजी।
आप तो सादा भाषा में ये समझो कि एक तो होली की बात करता है, एक दिवाली की बात करता है, उसी को हम बोलते हैं फॉल्स एनालॉजी। द करेक्ट आंसर इज दिस। पोस्ट होक फैलेसी ये होता है कि दो घटनाएं होंगी, कोई भी दो घटनाएं होती हैं, एक्स वाई जेड, कुछ भी दो घटनाएं हुई, और पहली जो घटना है आपकी, उसको आप दूसरी घटना की वजह मान लेते हैं। अब मैं आपसे ये कहूं कि बाहर बहुत जोरों से बारिश हुई और इतना पानी आया कि घुटने तक पानी में चलना पड़ा, तो फिर मैंने आपसे ये कहा कि बहुत जोरों से बारिश हुई, इसलिए मुझे घुटनों तक पानी में ही चलना पड़ा। तो फैलेसी कौन सी? कोई सी भी फैलेसी नहीं, ये तो फैक्ट है, ये तो सच्चाई है। फैक्ट का अपोजिट ही क्या होता है? फैलेसी। जहां झूठ है, यानी कि जहां आर्गुमेंट सपोर्ट नहीं करता है, उसकी सही व्याख्या नहीं करता है, वहीं फैलेसी होती है। फैलेसी का अपोजिट क्या हो गया? फैक्ट, सच्चाई। मैंने कहा सूरज पूरब में उगता है, ये तो फैक्ट हो गया। जोरों से ओले गिरे और गाड़ी पे ऐसे डेंट आ गया, तो ये तो फैक्ट हो गया। हालांकि घटनाएं तो दो हैं, ओले गिरे, गाड़ी पे डेंट आया, ये दोनों क्या है? अलग अलग घटनाक्रम है, लेकिन ये तो सत्यता है। अब जब ऐसे ही दो घटनाक्रम आपको मिले अलग अलग, और वहां आप घटनाक्रम ए को घटनाक्रम बी का कारण मान लें, तो उसको बोलते हैं फैलेसी। कौन सी? पोस्ट होक फैलेसी। तो यहां दो घटनाएं हैं। द टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड दिस मॉर्निंग, आज की सुबह ठंड पड़ी, टेम्परेचर डाउन आ गया और मुझे सिर दर्द हुआ। ठीक है, तो दो घटनाएं हो गई, टेम्परेचर का डाउन आना और मुझे हेडेक होना। दूसरा, द कोल्ड वेदर मस्ट बी कॉजिंग माई हेडेक, और ये क्या है? ठंड का जो मौसम है, ये ही मेरे सिर दर्द का कारण है। तो सिर दर्द घटना बी है, टेम्परेचर का डाउन होना घटना ए है, और घटना ए को बी का आप कारण मान लें, तो इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ पोस्ट होक। अगला क्वेश्चन छात्रों ये है, वन मस्ट लुक अबाउट प्रॉपर टाइम टू एक्ट। हर किसी को क्या है? कार्य करने के लिए उचित समय तलाशना चाहिए, उचित समय का इंतजार करना चाहिए। द अंडरलाइन ऑक्सिलरी सजेस्ट्स, मॉडल जो होते हैं इनमें से आपके ओवरऑल ही 5 नेचर के सवाल डिजाइन होते हैं, छठा कोई प्रश्न यहां से डिजाइन नहीं होता। देखो, आप चैप्टर तैयारी आप लोग कर रहे हैं, परीक्षा आपको देनी है, सफलता हासिल आपको करनी है, तो जो बारीक और अच्छी चीजें बताई जाए उनको आप फॉलो कीजिए। वैसे भी आप लोग विवेकशील हैं, आपका अपना विवेक है, आपका अपना माइंड है, आपकी अपनी खुद की जस्टिफाई करने की खुद की पावर है। सही और गलत में आप सभी अंतर जानते हैं। तो मेरा आपको यह कहना है कि मॉडल में से ओवरऑल क्वेश्चन 5 नेचर के ही डिजाइन होते, छठा कोई प्रश्न बनता ही नहीं। रेडीमेड वाक्य देते हैं, जैसा आप एकेडमिक्स में देखते हैं, और लिखा आता है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट मॉडल। उस मॉडल में से कुछ भाव निकालने पड़ते हैं और उसके एवज में मॉडल बिठाना होता है। ये नेचर 1 है। नेचर संख्या 2 आपका प्रश्न ये है कि वाक्य देंगे, खाली जगह देंगे, ब्रैकेट में आपको क्या है? मॉडलिटी, वो भाव डाल के दे देंगे, भाव डाल के उसके हिसाब से भरना है। तीसरा नेचर ऐसा आता है कि वाक्य मिलेगा, रिक्त स्थान मिलेगा, लेकिन भाव नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट ही 4 विकल्पों में से आपको भरना है। और चौथा नेचर का क्वेश्चन ये रहता है कि वाक्य दे देंगे और इसका भाव पूछ लेंगे, भाव कौन सा है, जैसा आप यहां देख रहे हैं। और पांचवा नेचर ये होता है कि सीधा वो देंगे आपको कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सजेशन, सुझाव का निम्न में से उदाहरण कौन सा है। तो इसके एक उल्टा और एक सीधा, बोले ओवरऑल नेचर बनती है 5। तो ये पूछ रहे हैं कि मस्ट का अर्थ यहां पर क्या है। तो मस्ट किसको शो करता है? कैपेबिलिटी हो गई, कैपेसिटी हो गई, स्ट्रेंथ पावर हो गई, सरप्राइज पजलमेंट हो गया, एफिशिएंसी हो गई, ये सारे कैन को शो करते हैं। सजेशन होता है, एडवाइस होता है, मॉरल ड्यूटी होता है, डिजायरेबिलिटी होती है, फ्यूचरिटी होती है। सजेशन कौन शो करता है? इसको शो करता है आपका शुड। प्रोहिबिशन का अर्थ होता है निषेधाज्ञा। अगर आपको मस्ट के साथ में नोट लिखा हुआ मिले तो ये प्रोहिबिशन होता है, यानी कि निषेधाज्ञा। हाल फिलहाल भाव किसका है? नेसेसिटी, नहीं तो कंपल्सन का भाव है। अगला क्वेश्चन देखें और इनको सीखें। पहले अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, पेपर भी अगर आप यहां से निकालते हैं, तो बिल्कुल माइन्यूट आप समझते रहें, सुनते रहें, देखते रहें।
वाइज मैन, हाल फिलहाल यहां मैन एक वचन है, बहुवचन नहीं है। वाइज मैन, खाली जगह द अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज्ड एट द राइट मोमेंट लीड टू सक्सेस। अब ये आपके सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के तुरंत पहले का सारा आइटम आपका क्या रहता है, सब्जेक्ट। और जो वर्ब आपकी आती है छात्रों, वो सब्जेक्ट के मुताबिक आती है। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक सब्जेक्ट और वर्ब के आधार पे है, एक ही थीम पे काम करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी है, प्लूरल। वे सारी वर्ब एक वचन होती हैं जिनके अंत में एस दिया गया होता है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, द वाइज मैन, अब ये हैव तो अपने आप आउट है, क्यों, क्योंकि मैन तो एक वचन है, हैव तो बहुवचन है। भाई हम इसको हिंदी में ऐसे भी पढ़ लेते कि बुद्धिमान व्यक्ति ने महसूस किया है, पढ़ लेते, हमें क्या दिक्कत आ रही, लेकिन यहां पर हैज नहीं है। अब हैड भी यहां आप नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि वाक्य में पास्ट टेंस को शो करने के लिए कोई एडवर्बियल हिंट नहीं है। वाक्य में द लास्ट वीक मंथ अगो बिफोर यस्टरडे आता है तो वहां से आप डिसाइड कर लेते हैं कि टेंस पास्ट है, तो फिर इसकी चर्चा कर लेते हैं हम। और इसकी चर्चा यहीं तक कर पाते, इससे आगे नहीं कर पाते, क्योंकि हेड क्या है, अपने साथ थर्ड वर्ब लेता है। तो हेड में हैव कभी नहीं आएगा, आएगा तो हेड आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। फिर अब इन पे चलते हैं, ये दो ही बचे। अब रियलाइज तो क्या है छात्रों, एक वचन, तो रियलाइजीज ये आपका क्या है, बहुवचन है, सॉरी एक वचन है। अगला सवाल देखें, जस्ट एज वन कैन गिव शेप टू हॉट आयरन, जैसे कोई गर्म लोहे को आकार दे सकता है, सो वन कैन चेंज द अपॉर्चुनिटी टू हिज ऑन वे, इसी तरह से वह व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी अवसर को अपने तरीके से बदल सकता है। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य में आपको कंजंक्शन निकालने हैं। तो कंजंक्शन कौन कौन से हैं छात्रों, डायरेक्ट ही जवाब है जस्ट एज और सो। जैसा आप लोग पढ़ते हैं ना, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड, नो सूनर का देन, हार्डली स्केसली का वेन, लेस्ट का शुड, वेदर का और नॉट, तो ऑल दो का यट, सो का दैट, सच का दैट, टू का टू, एज का एज, सो का एज। जैसे जस्ट एज का क्या होता है, सो, जैसे वैसे। तो ऊपर जो कंजंक्शन है वो ये तीन नहीं है, ये है कंजंक्शन। अगला क्वेश्चन आपका एक पोयम का आ गया है, और पोयम के पीछे हमारा इंटेंशन ये रहता है कि एक तो इसमें से राइम स्कीम का निकालेंगे ही, और इसमें से हम सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन, एसोनेंस के क्वेश्चन आर इंटेंडेड टू आस्क, यानी इन प्रश्नों को पूछना इस पोयम को दिए जाने का क्या है, लॉजिक है, तर्क है। सवाल निकाला कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आई राइम। अब छात्रों आई राइम का दूसरा नाम होता है साइट राइम, इसी का दूसरा नाम है साइट राइम। अब ये साइट राइम क्या होती है, देखो आप, ये सवाल तो बहुधा चल रहे हैं, बार बार फिर रहे हैं आपके सामने। तुकबंदी निकालो, ए बी ए बी ए बी बी ए बी बी ए बी सी और फिर ए बी सी और फिर बी, ये तो बहुधा घूम रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि ये प्रश्न आएगा, ये तो नहीं आएगा। अब राइम स्कीम जो हम निकालते हैं, कविता को वर्टिकली हम देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हम देखते हैं, हर पंक्ति के आखिरी शब्द का उच्चारण सुन करके हम उनको टैली करके तुकबंदी या राइम स्कीम निकालते हैं। तो उसके कुछ वेरिएंट होते हैं। अब वेरिएंट छात्रों आपके इसमें ये होते हैं, जैसे जैसे आपको दो शब्द दे दिए गए, दो शब्द आपको दिए गए, यानी कि पंक्ति में लिख रहे हैं हम ऊपर से नीचे, ये उस पंक्ति का क्या है, एंडिंग वर्ड है, आखिरी शब्द है। ऐसे कविता में कोई आपको शब्द मिले और इनका स्पेलिंग तो क्या रहे, बिल्कुल एक जैसा, एक ही वर्ण का अंतर आएगा। भाई एक अक्षर का तो अंतर करना होगा आपको, एक ही वर्ण का अंतर आता है, बाकी स्पेल जो होता है, जो वर्तनी होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है, समान, लेकिन उच्चारण में अंतर होता है, तब उसको हम बोलते हैं आई राइम। तो देखो इधर कफ लिखा और रफ लिखा, स्पेलिंग बिल्कुल इक्वल है, सी में और आर में अंतर है, तो अंतर तो आपको मिलेगा, लेकिन उच्चारण में भी अंतर आएगा। देखते ही तो ऐसा लगता है कि यही समान है, लेकिन उच्चारण अलग अलग आते हैं, प्रोनंसिएशन अलग आता है, बोले इनकरेक्ट। कफ और मूव ये तो मिलते ही नहीं है दूर दूर तक,
इनमें तो स्पेलिंग समान है ही नहीं। आगे पढ़ा लव और डब, तो यहां ले और यहां क्या है, डे लिखा हुआ है। स्पेलिंग पहली नजर में जब देखी तो देखते बिल्कुल समान आ रही है, एक वर्ण का अंतर तो आएगा ही, लेकिन उच्चारण भी तो डिफरेंट आएगा। अब आपने लव लिखा और आपने MOVE लिखा, तो ये मव नहीं है, ये तो मूव है। अब ये ही इसका जवाब है, इसको हम बोलते हैं आई राइम। बात रही समस्त प्रकार की राइम्स को पढ़ने की, तो समस्त प्रकार की जो राइम्स हम पढ़ेंगे वो कल से अपनी क्लास, लाइव क्लास चलेगी, 3 बजे से शुरू होगी। और जितना भी आप लोगों ने ये रीड का जितना भी तामझाम आपने पढ़ा आज तक, सारा का सारा जो सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज लेकर के रिवाइज करने का है। जितने भी टॉपिक में बारीकियां हैं वो सारी आपके साथ शेयर करनी है, बोले आपको बतानी है, आपको पढ़ानी है। तो कल से आपको लाइव क्लास देखनी है एट 3 PM, 3 बजे से अपनी क्लास शुरू हो जाएगी। और ये सेशन 6 दिनों के लिए रखा गया है, 6 दिन आपको क्लास लेनी है। अब वो क्लास 1 घंटे की हो सकती है, 1.25 घंटे की हो सकती है, मैक्स टू मैक्स 1.25 घंटे की, क्योंकि कोशिश ये रहेगी उन 6 दिनों में प्रतिदिन ईच डे हम क्या करेंगे, एक सेक्शन को पूरा करेंगे। जैसे लिटरेचर का पार्ट 1 दिन हुआ, मेथड का 1 दिन हो गया अथवा 2 दिन में हो गए, 1 दिन में फोनेटिक्स आपका हो गया, 1 दिन आपके फैलेसी और इडियम्स आ गए, 1 दिन बाकी बची हुई जो ग्रामर है वो आ गई। ऐसे आपको पढ़ना है। तो यहां से तो आप केवल इतना ही देखें, और डिटेल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कल लाइव क्लास में मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन देखें आप। I traveled among unknown men. This line is an example of. तो देखो, जब भी कोई पंक्ति आपको कविता की दी जाए तो पंक्ति को तो छात्रों हम ऐसा पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल, लेकिन जब हम राइम स्कीम निकालते हैं तो उसको हम वर्टिकल पढ़ते हैं। जब हम फिगर ऑफ स्पीच निकालते हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं। अलंकार निकालने के लिए या मेट्रिकल स्टाइल मीटर जो होते हैं उनको निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल पढ़ी जाएगी। अब दी गई पंक्ति में अगर आपको स्वर की ध्वनि मिलती है 4, तो वो डाईमीटर होता है। स्वर की अगर ध्वनि 6 मिलती है तो वो ट्राई नहीं तो हेक्सेमीटर होता है। 8 मिले तो वो टेट्रामीटर, 10 पे पेंटामीटर, 12 पे अलेक्जेंड्राइन होती है। अब दी गई पंक्ति में आपको स्वर की ध्वनि काउंट करनी है, तो आई में क्या आया, आई आ गया। अब लिखा तो ऐसे जाएगा, है तो ये मोनोप्थोंग, लेकिन ये साउंड तो एक ही काउंट होती है। तो आई एक, ट्रेवल में ट्रे एक ही ध्वनि, ट्रेवल, फिर यहां एक ही ध्वनि, इसके बाद ले के बाद डायरेक्ट डे आएगा, ये ध्वनि उच्चारण नहीं होगा। 3 हो गई, और 2 5, अन और नॉन 7, और मेन कितनी हो गई 8। तो इसको हम छात्रों क्या पढ़ते हैं, टेट्रामीटर। आयम्बिक पेंटा नहीं, पेंटा में 10 होते हैं। ट्राई या हेक्स से एक ही तो होते हैं, इनमें 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। द विंड होल्ड इन द नाइट, होल यानी गुर्राना, हवा रात को गुर्राई या चिल्लाई। तो जब भी निर्जीव चीज और भाव ऐसे ट्रीट करें कि मानो वो क्या है, ह्यूमन बीइंग, तो उसको हम बोलते छात्रों पर्सोनिफिकेशन। तो जवाब आपका ये है। अगला क्वेश्चन देखें। देयर इज अ गार्डन इन हर फेस। अगर मैं ये कहूं कि हर फेस लुक्स लाइक ए गार्डन, जब तो ये सिमली है। सिमली मेटाफर दोनों में बातें समान है। सिमली में एज और लाइक मिलता है, मेटाफर में एज लाइक मिलता नहीं है। मेटाफर में हम डायरेक्ट फॉर्म देते हैं। ए डायरेक्ट फॉर्म इज गिवन टू समवन और समथिंग। किसी चीज या मनुष्य को हम सीधा कोई स्वरूप देते हैं, तो रूप देना ही तो रूपक होता है, उसी को हम मेटाफर बोलते हैं। अब आपको सिमिली मेटाफर दोनों में समान बातें क्या मिलेंगी कि यहां पर आपको 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो हीट्रोजीनियस होंगे, डिसिमिलर होंगे, डिफरेंट होंगे, विजातीय होंगे। और उन 2 विजातीय ऑब्जेक्ट्स के होने के साथ एज लाइक आया तो सिमिली, नहीं आया तो मेटाफर। तो एक ऑब्जेक्ट है गार्डन और दूसरा क्या है, हर फेस, अपने आप ही क्या हुआ, मेटाफर। अगला प्रश्न आपका देखें। Which out of the following is correct in the reference of a simile? सिमली के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? ए सिमली डज नॉट आते ही देखो आप, यहीं से नेगेटिविटी चालू हो गई।
और वो हमसे ये पूछ रहे हैं करेक्ट यानी कि सत्य बताओ कौन सा है। ए सिमली डज नॉट इंटेंड, सिमली की इच्छा नहीं होती है या सिमली इस इच्छा के साथ नहीं दी जाती है कि टू पेंट अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, कि हम पाठक के मस्तिष्क में कोई तस्वीर छापना चाहते हैं, चित्रित करना चाहते हैं अबाउट ए पर्टिकुलर कैरेक्टर और सिचुएशन, किसी विशिष्ट या विशेष चरित्र अथवा स्थिति के बारे में। तो ये कथन तो गलत है। क्या होना चाहिए था? ए सिमली इंटेंड्स टू पेंट, यानी कि सिमली का उद्देश्य रहता है कि हम किसी पाठक के मस्तिष्क में चित्र अंकित करना चाहते हैं, किसका चित्रांकन करना चाहते हैं, किसी विशिष्ट पात्र या सिचुएशन का। डज नॉट आते ही ये तो गलत हो गया। सिमलीज हार्डली यूज हाइपरबल फॉर एम्फेसिस, सिमली प्रभाव डालने के लिए अतिशयोक्ति का इस्तेमाल नहीं करती, करती नहीं है, 100% करती हैं। हाइपरबल का अर्थ होता है एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा के बोलना, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओवर स्टेटमेंट। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि इस लड़के को मैंने 1000 बार समझा दिया है, तो यही हाइपरबल हो गए, इसी को बोलेंगे ओवर स्टेटमेंट। यही अतिशयोक्ति होता है, बढ़ा चढ़ा के कहना। 1000 बार कौन समझाता है? मैंने इसको लाखों बार मना लिया है, कौन मनाता है लाखों बार? तो यही क्या है? हाइपरबल। तो सिमिली में हाइपरबल नहीं तो एग्जैजरेशन मौजूद में रहता है, प्रभाव डालने के लिए, इंपैक्ट डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। अरे ये बढ़ा चढ़ा के कहना ही तो हुआ। जब मैं ये कहूं कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तो मनुष्य के मुंह चांद के समान कैसे हो सकते हैं? यहीं से देख लो आप, चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया गया, कि नहीं चढ़ाया गया। द पर्पज ऑफ ए सिमली इज नॉट टू हेल्प, अब बस ये नोट आती, नेगेटिविटी आ गई। सिमली का उद्देश्य होता है नॉट टू हेल्प डिस्क्राइबिंग वन थिंग बाई कंपेयरिंग इट टू अनदर थिंग, भाई एक चीज को दूसरी चीज से तुलना कर करके बताना, उसका वर्णन पेश करना, दैट इज परहैप्स सीमिंगली अनरिलेटेड, जो लगभग ऐसी प्रतीत होती है कि वो उसके सदृश्य नहीं है, फिर भी आप उसको सदृश्य बताते हैं। और ये वाक्य कहता है कि सिमली के उद्देश्य में ये चीज मदद नहीं करती है, तो मदद तो करती है, ये भी आउट है। अगला है लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। अब एक तरफ तो है लाइफ और एक तरफ क्या है? बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। यही शर्त है जो आपको याद रखनी है। सिमली मेटाफर दोनों में कॉमन कि दो चीजें आपको विजातीय मिलेंगी, एज लाइक आए तो सिमली, नहीं आए तो मेटाफर। सवाल लिख रहा है इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली, तो यस, तो यही इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन देखें आप, विच इज करेक्ट, सही कौन सा है? द पोएम ऑफ लेमेंटेशन इज एन एलिजी, यस। भाई विलाप की कविता एलिजी होती है? क्या होती है? एन एलिजी में भी सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव हो सकती है, तो हो सकती है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होती है। एन एलिजी बिगेन एज एन एंशिएंट ग्रीक मेट्रिकल फॉर्म एंड इज ट्रेडिशनली रिटन इन रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ अ पर्सन और ग्रुप, यस, तीनों करेक्ट है। तो सही जवाब क्या है? डी। अगला क्वेश्चन है आपका, द थिएट्रिकल मीडियम, थिएटर जो होता है, विलियम शेक्सपियर 1558 से 1603 का जो समय है वो क्वीन एलिजाबेथ का है, वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ, मतलब शी नेवर मैरिड। शेक्सपियर भी उसी जमाने के हैं, 1564 से लेकर के 1616, वो भी उस जमाने के हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ का जो समय है वो एलिजाबेथन एज के नाम से, शेक्सपियरियन एज के नाम से, गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नाटक अपने चरम पर थे उस जमाने में। और शेक्सपियर के जमाने से पहले नाटक जहां होता था इंग्लैंड में, उस जगह को बोलते थे प्ले हाउस, लेकिन शेक्सपियर के ट्रेंड में आने के बाद जहां नाटक परफॉर्म होता उसको थिएटर बोलते थे, और नाटक लिखने वाले को प्ले राइट। इससे पहले नाटक लिखने वाले को सॉरी प्ले मेकर बोला करते थे। अब देखो, द थिएट्रिकल मीडियम, थिएटर का एक माध्यम, वेयर द एक्शन ऑफ अ स्टोरी, जहां एक कहानी का एक्शन इज टोल्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जहां पर एक कहानी का परफॉर्मेंस केवल बॉडी के मूवमेंट से देते हैं। इसका मतलब बोलते बिल्कुल भी नहीं है, बोलता कोई नहीं है, केवल बॉडी मूवमेंट से ही अपना मैसेज कन्वे करते हैं, उसको हम छात्रों बोलते हैं माइम। नाटक का एक प्रकार है,
पहले जो होता है इसमें नाच नाच के बताते हैं, बोले परफॉर्मेंस कैसे देंगे, परफॉर्मेंस इज मेड बाई डांसिंग, यानी कि नाच के परफॉर्म करते हैं, किसमें, बैले, बोलते यहां भी नहीं है। ओपेरा, ऐसा नाटक जिसको गा गा करके सुनाते हैं। कैथारसिस इज द डिवाइस ऑफ अ ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी का एक डिवाइस होता है कैथारसिस, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन ह्यूमन हार्ट। जब आप कोई दुखांतिक नाटक देखते हैं तो उससे आपकी आत्मा पे जो प्रभाव पड़ता है उसको हम कैथारसिस बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शुद्धिकरण, मतलब परगेशन। अगला सवाल छात्रों आपका ये है, मस्ट हैव अ डेफिनेट डिजाइन, इसका एक निश्चित डिजाइन होना चाहिए, विच इंक्लूड्स अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जिसमें विदाई या रवानगी का भी एक बिंदु होता है, एक क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स भी होता है, एक पॉइंट ऑफ टेस्ट और परीक्षण का भी एक बिंदु होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इट मस्ट हैव अ प्लॉट, तो इसमें एक प्लॉट भी होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। एक्चुअली दिस इज अ डेफिनेशन, ये एक परिभाषा है that was given by a राइटर। सोनेट तो ये नहीं होता, वैसे देखते ही ज्यों ही नजरें गई प्लॉट क्लाइमैक्स के ऊपर और कहां नजरें चली गई, हाँ इन दो जगहों पर, तो तुरंत मन करेगा आपका ड्रामा करने का, लेकिन ड्रामा की डेफिनेशन नहीं है ये परिभाषा लिखी गई है आपके सामने जो आई है। अगला आपका प्रश्न आता है द कंस्पिक्यूअस रेपिटिशन, यानी कि इनसेसेंट रेपिटिशन, लगातार पुनरावृत्ति और आइडेंटिकल इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स, आइडेंटिकल समान प्रारंभिक व्यंजन की ध्वनियां, यानी कि प्रारंभिक व्यंजन की जो समान ध्वनियां हैं उनकी जो पुनरावृत्ति है इन सक्सेसिव एक के बाद एक और क्लोजली एसोसिएटेड सिलेबल्स, या एक से दूसरा सिलेबल जो अटैच हुआ पड़ा है उनमें, विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह में, इवन दोज स्पेल्ड डिफरेंटली, भले ही उनके स्पेलिंग असमान आते हो, भले ही उनके स्पेलिंग कैसे आते हो, क्लास आ गया, काइट आ गया, तो भले ही स्पेलिंग कैसे आते हो समान, लेकिन व्यंजन की ध्वनि की पुनरावृत्ति प्रारंभ में आनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एलिट्रेशन। एसोनेंस में तो स्वर की ध्वनि की पुनरावृत्ति आती है। और भाई सिमली आप जानते हो, मेटाफर आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखो, सेल द वेडिंग बेल्स, लो पिच का ए, लो पिच का ए, लो पिच का ए। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है, जो आप बार बार पढ़ते आए हैं, अब आप लोगों ने इतने अभ्यास किए हैं, अगर व्यंजन की ध्वनि की पुनरावृत्ति बोले अलिट्रेशन देखना हो, या स्वर की ध्वनि की पुनरावृत्ति यानी कि आपको एसोनेंस देखना हो, तो इस बात की अड़ पकड़ के नहीं बैठना साहब इसमें तो दे आ गए बीच में। तो जितने भी आपके ये ग्रामेटिकल आइटम्स होंगे जिनमें कंजंक्शन आएंगे, प्रपोजिशन आएंगी, आर्टिकल आएंगे, डिटरमाइनर्स आएंगे और इंटरजेक्शन आएंगे, इनको इलिप्ट कर दिया जाता है, इनका लोप मानते हैं, मतलब इनका एग्जेम्पशन होता है, ऐसे मान लेते हैं कि ये है ही नहीं, इनकी अड़ पकड़ के नहीं बैठना आपको। शुरू में अगर ध्वनि आती तो हम उसको एसोनेंस ही पढ़ते, लेकिन इनिशियल, अब बीच बीच में आ रही है स्वर की ध्वनि, लो पिच का है, लो पिच का है, लो पिच का है तो ये भी एसोनेंस, लेकिन ये कौन सा है, मीडियल, आखिर में आती है तो उसको टर्मिनल या फाइनल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन छात्रों आपका ये है, ध्यान से देखें, पढ़ें। मल्टीलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी ऑफ, बहुभाषावाद की योग्यता है, an individual speaker to communicate effectively in 3 or more languages, तो yes, कोई व्यक्ति प्रभावी ढंग से संप्रेषण कर सके 3 अथवा ज्यादा भाषाओं में, तो वही होता है मल्टीलिंगुअलिज्म की योग्यता। तो हां, एक कम्युनिटी, अब एक व्यक्ति ना बोल के समुदाय बोल रहा है, एक कम्युनिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन 3 और मोर लैंग्वेजेस, तो यस भाई, एक आदमी का ठेका थोड़ी है कि एक ही मल्टी लैंग्वेज हो सकता है, पूरा का पूरा समुदाय भी तो हो सकता है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट,
बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न आपका ये है, देखो ध्यान से पढ़ना, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी उतना अच्छे से आप आंसर निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। और अंग्रेजी के बच्चों का तो रोज ना, मुझे पता है, मुख्य समस्या ये की आती है, बस शब्दों के अगर अर्थ नहीं आए तो बस अटक गए सवाल। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन देखें, ज्यादा से ज्यादा वकैब का स्टॉक आप रखें, क्योंकि शब्दों के कैसे दे दिए जाते हैं विकल्प, पैसिव वोकैबुलरी दे दी जाती है। पैसिव का मतलब जिसको राइटर लोग यूज करते हैं, द वोकैब दैट वी यूज इन राइटिंग और इन स्पीकिंग, दैट इज एक्टिव वोकैबुलरी। और ऐसा शब्दकोश दैट द राइटर्स यूज इन देयर राइटिंग्स या कंपोजिशंस, उसको हम बोलते हैं पैसिव वोकैब। और परीक्षाओं में पैसिव वोकैब भी आती है, जो एंटोनिम, जो सिनोनिम्स आते हैं, जहां बच्चे देखते हैं कि यार ये तो जिंदगी में नहीं सुना, पेपर में ऐसे कभी नहीं आएगा रिक्वेस्ट का सिनोनिम बताइए, पेपर में आएगा URGE, अर्ज का नियरेस्ट मीनिंग देने वाला कौन सा है, तो अर्ज वही है उर्दू वाला, अर्ज यानी रिक्वेस्ट, अर्ज किया है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब उपचारात्मक शिक्षण, तो बताइए, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी एंड करेक्ट फाउंडेशन, रेमेडियल टीचिंग आवश्यक और सही आधार प्रदान करता है टू रेक्टिफाई पास्ट मिस्टेक्स, पुरानी जो गलतियां हैं उनको रिफॉर्म या रिड्रेस या रेक्टिफाई, सुधारने में, एंड इंप्रूव फ्यूचर लर्निंग, तो करेक्ट, सही बात है। तो बोलो, रेक्टिफाइज कॉन्सेप्ट्स, उन अवधारणाओं को सुधारता है दैट हैव बीन कंफ्यूज्ड, जो बच्चे को असमंजस में अथवा मिसअंडरस्टूड हो गई हैं, तो ये भी करेक्ट है। फिल इन द गैप्स दैट हैव क्रेप्ट इनटू द स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चे के अधिगम में जो बीच में गैप आ गया उसको भरने के लिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला आता है नेग्लेक्ट रेगुलर, नियमित और बेटर स्टडी हैबिट्स, नियमित और अच्छी अध्ययन की आदतों को इग्नोर करता है, उनको अवॉइड करता है, तो यही आपका गलत है। सवाल में थोड़ा सा आपको शुद्धिकरण करना है, नॉट करेक्ट लिख करके, नॉट करेक्ट। तो अब ये सवाल सही बैठ गया, रेमेडियल टीचिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द रेफरेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग, तो जवाब आपका क्या है, डी। अगला क्वेश्चन आप देखें कि विच इज नॉट ट्रू इन द रेफरेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। इट इज द नेक्स्ट नेचुरल स्टेप, ये प्राकृतिक रूप से ही अगला कदम है, कैरिड आउट आफ्टर डायग्नोस्टिक, तो यस, ये तो सही बात, यानी कि डायग्नोस करने के बाद में ही क्या करते हैं, रेमेडी। सबसे पहले टीचर का जो काम है ना, कक्षा में जाकर के सबसे पहला काम टीचर का क्या है, तो बच्चों को सब्जेक्ट के प्रति मोटिवेट करने का काम है, दैट टेक्स द फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन के बाद में फिर आप टीचिंग कराते हैं, टीचिंग के बाद में जांचने के लिए इवेल्युएशन करते हैं, और इवेल्युएशन के बाद में करते हैं डायग्नोस, और डायग्नोसिस के बाद में होता है रेमेडियल टीचिंग। बोले उपचार कब देगा डॉक्टर आपको, जब आपकी बीमारी को जान लेता है उसके बाद में ही आपको दवा देता है, तो दवा देना ही तो रेमेडी है शिक्षण में, और डायग्नोस यहाँ क्या है, बच्चे की समस्याओं को जानना है। इसीलिए बोलते हैं कि रेमेडियल टीचिंग कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये तो सिस्टमेटिक प्रोसेस है। हर वो काम जो व्यवस्थित ढंग से होता है वो सारा क्या है, सिस्टमेटिक होता है। तो ये हमसे कह रहा था सही कौन सा नहीं है, परीक्षा में जब भी जाओ तो ट्रू और नॉट ट्रू को सवाल में देख के अंडरलाइन कर लेना 2-4 बार ऐसे, जिससे ना चाह करके भी नजरें जाएं और आपको खींच करके और वहां ले आए कि इसका जवाब मांग रहे हैं। गिफ्टेड लर्नर्स में रिक्वायर रेमेडियल टीचिंग, तो हाँ, अरे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं क्या उन गिफ्टेड होते हैं, प्रतिभाशाली, जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं क्या उनको आरटी की आवश्यकता नहीं होती। भाई अगर कोई बच्चा मेरिटोरियस है और 90% से प्लस ही हमेशा लेकर के आता है, तो ये इस बात की कोई एविडेंस नहीं है, इस बात का ये कोई सबूत नहीं है, इस बात की ये कोई गारंटी नहीं है कि कुछ भी आप पढ़ाओ और एक ही बार में उसके समझ में आ जाए। भाई इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, तो रेमेडी की आवश्यकता तो उनको भी होती है।
अगर उनको जीवन भर आरटी की आवश्यकता नहीं हुई तो वो तो राम जी हो गए फिर। इट इज डन। अच्छा अगला पढ़ो। इन सम केसेज इट माइट रिक्वायर सिंपल रीटीचिंग। कुछ मामलों में तो रेमेडियल टीचिंग में साधारण पुनर्शिक्षण की जरूरत होती है। एंड इन अदर केसेज मोर एक्सटेंसिव एफर्ट्स। और कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां पर ज्यादा व्यापक प्रयास करने पड़ते हैं, जैसे मोटिवेशन भी देना है, अभिप्रेरणा, है ना, और करेक्शन ऑफ इमोशनल इनसिक्योरिटीज, और भावनात्मक असुरक्षा का जो भाव रहता है उसको भी सुधारना पड़ता है। तो ये बात भी करेक्ट है। अब अगला पढ़ लो आप। इट इज डन लेस। तो लेस ना होके होना चाहिए था मच। समझ गए? शब्दों पे भी जाना है आपको। आंसर क्या है? करेक्ट सी। क्योंकि सवाल पूछा है सही कौन सा नहीं है। 3 तो फेवर में, ये इसके फेवर में नहीं है। पढ़ के देख लो। इट इज डन लेस टू हेल्प स्टूडेंट्स। रेमेडियल टीचिंग बिल्कुल भी मदद नहीं करता है विद्यार्थियों की रियलाइज देयर मैक्सिमम पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी, कि बच्चों की अधिक से अधिक कितनी क्षमताएं हैं, कितना उनका सामर्थ्य, उसको पहचानने में, महसूस करने में आरटी मदद नहीं करता है। ये तो ये कह रहा था नहीं करता है। अब नहीं करता है कहोगे तो उत्तर अपने आप ही नेगेटिव, तो यही इसका जवाब है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द रेफरेंस ऑफ डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। भाई कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस विकसित करने के लिए जहां भी आपको शब्द लिखा मिले ने सीएलटी, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तो सीधा माइंड में ये फिगर बना लो को कम्युनिकेशन, सीएलटी का मतलब है कम्युनिकेशन, यानी कि बच्चे को ये लक्ष्य लेकर के आप पढ़ा रहे हो कि वो अंग्रेजी भाषा बोलना सीख जाए। हिंदी बोल के करोगे क्या आप? वैसे आज हिंदी दिवस है, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन हिंदी तो जन्मजात ही जानते बच्चे। कई बच्चों से पूछ के देख लो आप, हिंदी कोचिंग कर ले, पढ़ ले कुछ के, तो नहीं इतनी तो आती है। अब वो वहां उनको क्या डिफीट देकर जाती है ये तो वो जानते हैं, परिणाम उनका आता है। तो जब भी आपको ये लिखा हुआ दिखे ना सीएलटी, कम्युनिकेटिव कम्युनिकेशन, सीधा समझ जाइए शिक्षक ये लक्ष्य लेकर के बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा है कि बच्चा अंग्रेजी भाषा में फ्लुएंट स्पीकर बन जाए, तीव्र प्रवाह से बोलने वाला बन जाए, यानी कि वो बेहतर कम्युनिकेशन सीख जाए। तो सवाल ये पूछा गया है सही कौन सा नहीं है सीएलटी विकसित करने में। तो यूजिंग लैंग्वेज फॉर डिफरेंट पर्पजेज एंड फंक्शंस, ये तो सही है। भाई भाषा का प्रयोग आप करेंगे विभिन्न उद्देश्यों और विभिन्न क्या फंक्शंस, गतिविधियों में। जब आप किसी बच्चे को अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण करना सिखाएंगे तो हर सिचुएशन के बारे में उसको आप इंट्रोड्यूस कराएंगे। कभी बैंक में जाना पड़ गया, कभी सब्जी लाने जाना पड़ गया, कभी सुपरमार्केट जाना पड़ गया, कभी बारात में नाचना पड़ गया, तो वहां अंग्रेजी बोलने की जरूरत पड़ेगी। तो सिचुएशनल हो गया कि नहीं, डिफरेंट सिचुएशन हुई कि नहीं, डिफरेंट फंक्शन हो गए कि नहीं। आप अपने पीयर ग्रुप में बात करते हैं तो वहां पर आपका लहजा अलग रहता है, वहां का वकैब आप डिफरेंट यूज करते हैं। लेकिन अगर आप अपने सीनियर्स के सामने होते हैं तो वहां आपका जेस्चर भी बदलता है, पोस्चर भी बदल जाते हैं, और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो होता है वो भी आपका चेंज हो जाता है। तो ये तो फेवर में बात कर रहा है, हमको वो निकालना है जो अनफेवरेबल है। वेराइंग विभिन्न द यूज ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द सेटिंग एंड पार्टिसिपेंट्स, करेक्ट, ये अभी तो बताया आपको मैंने। भाषा को स्थिति के मुताबिक और जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, सहयोगी हैं, भागीदार, उनके हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। पिताजी आएंगे तो उनसे अंग्रेजी में लहजा भी बदल जाएगा, शब्दों का चयन भी बदल जाएगा। लेकिन जब आप अपने साथियों से ही बात करोगे तो फिर आपका वकैब चेंज हो जाएगा। अच्छा, प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिमिलर टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, यही गलत है। मतलब ये ही जवाब है भाई, नॉट ट्रू पूछना है नहीं तो ये फेवर में नहीं है। प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सिमिलर टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, एक ही तरह की बात बोलते हैं आप, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। सब्जी लेने गए जब भी आप वही बोल रहे हैं, आप कहीं दूसरी जगह विद्यालय में चले गए तो वहां भी आप वो का वो ही बोलते हैं। तो यही चीज अप्रोप्रिएट नहीं है, यही इसके फेवर में नहीं है। मेंटेनिंग कम्युनिकेशन डिस्पाइट
लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज, मेंटेनिंग कम्युनिकेशन, संप्रेषण को आप बनाए रखते हैं डिस्पाइट लिंग्विस्टिक लिमिटेशंस, भले ही भाषाई सीमाएं या कुछ भाषाई कमियां आपको नजर आ रही हूं, लेकिन आप कम्युनिकेशन बरकरार रखते हैं थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज, नाना प्रकार की रणनीतियां अपनाएंगे लेकिन संप्रेषण को जारी रखेंगे, तो रखेंगे जारी। तो ये तीन चीजें फेवर में, ये फेवर में नहीं है, तो जवाब आपका क्या है? सी। अगला क्वेश्चन देखें आप, द अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग दैट एम्फेसाइजेज इंटरैक्शन, अंग्रेजी भाषा शिक्षण का वह उपागम जो किस पे जोर देता है? इंटरैक्शन, बोले वार्ता पर, एज बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडी, और यही तो अध्ययन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, और इसमें दोनों ही जो पार्टीज होती है वो इंटरैक्ट करती हैं। तो जब भी इंटरैक्शन का मामला आए तो उत्तर सीधा ले जाइए सीएलटी, क्योंकि वैसे भी आप लोगों ने मनोविज्ञान पढ़ रखा है, व्यवहार का विज्ञान आप जानते हैं इसमें कि ये तीन क्या है, सिलेबस में ही नहीं है, और इतना मार्जिन नहीं है पेपर में सिलेबस से बाहर की चीजें आपको डाल के दें। सब चीज के पैरामीटर फिक्स हैं, इसमें से इतने आने, इसमें से इतने आने, उनकी भरपाई हो जाए वही बहुत बड़ी बात। द वर्ड्स विच आर अंडरस्टूड, शब्द जो समझे जाते हैं, एंड कॉन्स्टेंटली यूज्ड बाय द लर्नर इन स्पीकिंग, और लगातार अधिगमकर्ता के द्वारा बोलने में भी काम में लिए जाते हैं, एंड राइटिंग फॉर्म, और लेखन में भी काम में लिए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एक्टिव वखेब। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया ही था, ऐसा शब्दकोश जिसको हम बोलचाल में काम में लेते हैं उसको हम समझते भी हैं, वो एक्टिव वखेब होती है, और राइटर लोग जो अपनी रचनाओं में काम में लेते हैं छात्रों, उसको हम बोलते हैं पैसिव वखेब। तो पैसिव और इनएक्टिव ये दोनों एक ही तो बात है, एक्टिव का ही तो अपोजिट हो गया इनएक्टिव। तो जवाब क्या है आपका? ए है। देखो अगला भी क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मेथड में बस एक ही बात है, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होगा 10 में से 10 नो आने के पूरे पूरे फेयर चांस रहेंगे। और अगर बाहर पढ़ पढ़ के दुनिया भर की किताबें पढ़ के अगर कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं हुआ तो मीनिंग क्या आएगी? जीरो। शेक्सपियर का नाटक बनेगा लव्स लेबर्स लॉस्ट। सवाल है विच इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीएलटी, सीएलटी की मूलभूत विशेषता क्या है? एन एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरैक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज। यस, बोलो भाई। टारगेट लैंग्वेज का मतलब सेकंड भाषा, जो हमारी क्या अंग्रेजी है। अंग्रेजी को भारत देश में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम में लेते हैं, और हिंदी को हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम में लेते हैं। ऑफिशियल मतलब जितने भी आपके सरकारी कामकाज है वो सब हिंदी में होते हैं, लेकिन इंडिया में कुछ बेल्ट ऐसा भी, साउथ का मद्रास वगैरह इधर जहां से अंग्रेज पहले आए थे, वहां लोग अंग्रेजी में या तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम उनमें ही समझते हैं, बस हिंदी वो जानते नहीं है। तो गवर्नमेंट को उनको कोई मैसेज सर्कुलर कन्वे करने के लिए क्या करना पड़ता है? अंग्रेजी काम में लेनी पड़ती है। इसलिए अंग्रेजी को बोलते हैं भारत के संदर्भ में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, जबकि हिंदी क्या है? ऑफिशियल भाषा है। तो ये तो करेक्ट है भाई। सीएलटी जोर किस पे देता है? एम्फेसिस ऑन लर्निंग, अधिगम पे जोर देता है। किसके अधिगम पे? टू कम्युनिकेट थ्रू इंटरैक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा संप्रेषण करे, किसमें? सेकंड भाषा में। यही तो उद्देश्य है। अच्छा, देयर इज ए लॉट ऑफ फोकस ऑन ग्रामर, व्याकरण पे ही जोर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। लैंग्वेज एक्टिवेशन इज लिमिटेड टू क्लासरूम एक्टिविटी, गलत। भाषा संप्रेषण को केवल कक्षा कक्ष के लिए ही बाध्य किया जाता है क्या? बच्चों को हम केवल यही बोलते हैं स्कूल में क्लास में अंग्रेजी बोलनी है, भले ही बाहर आप अपने गांव की जो देहाती भाषा भले उसको रीजनल भाषा को बोलो, घर जाके आपकी वही क्षेत्रीय इंडिजिनस भाषा जो देहाती बोल रहे हो, रस्टिक, वही बोलते रहो आप ना, ऐसा तो नहीं होता। केवल क्लासरूम के लिए बाउंड नहीं है। लर्नर्स ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस आर नॉट गिवन इंपोर्टेंस इन द लर्निंग प्रोसेस, गलत। अरे अधिगमकर्ताओं के जीवन के जो निजी अनुभव होते हैं उनको भी तो सम्मिलित किया जाता है भाई, उनको ही तो बोलता है बच्चा, तो कम्युनिकेशन में उन चीजों को ही तो लाते हैं। ए टाइप ऑफ रीडिंग
एक ऐसा वाचन या पठन का प्रकार जिसमें द फैक्ट्स, तथ्य, इंफॉर्मेशन, सूचना, आर टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी, सटीकता के लिए जांचे जाते हैं। मतलब एक तरह का ऐसा वाचन है, एक तरह की ऐसी रीडिंग है जिसमें आप फैक्ट और इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब देखो छात्रों, रीडिंग दो तरह की है, एक तो स्कैनिंग होता है, एक स्किमिंग होता है। स्कैनिंग को हम इंटेंसिव बोलते हैं और स्किमिंग को हम एक्सटेंसिव बोलते हैं। आप लोगों ने कोर्स रीडर की किताबें पढ़ी जहां पर आप प्रत्येक लाइन में मोटे मोटे यानी बोल्ड, तिरछे तिरछे बोले इटालिक शब्दों को बड़ा बारीकी से आप पढ़ते थे, उनको अंडरलाइन भी करते, उनको कॉपी में भी लिखते, उनका अर्थ भी निकालते थे। पाठ किस बारे में है ये भी हमको समझना होता था। राइटर की लेखन शैली कैसी है हम इसको भी समझते थे। इतना माइन्यूट अध्ययन किस में होता है? स्कैनिंग में होता है। तो देख लो आप, ये तो स्कैनिंग है। एक आप सरसरी निगाह से ही पढ़ के निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं स्किमिंग। परीक्षा में अब आप जब जाएंगे तो अपने नोट्स को सरसरी निगाह से, मतलब रीड हरीडली, सरसरी निगाह से पढ़ के लेके जाएंगे, उसको बोलते हैं स्किमिंग। सूचना तो आप यहां भी लेते हैं, सूचना आप यहां भी प्राप्त करते हैं, फैक्ट आपको इसमें भी मिलते हैं, फैक्ट आपको इसमें भी मिलते हैं। फैक्ट तो आपको क्या इन दोनों में ही मिलते हैं, लेकिन आगे और क्या जुड़ा हुआ है कि टाइप ऑफ रीडिंग इन विच द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन आर टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी। बोले इनको केवल प्राप्त कर लेते, जब तक तो बात यहां तक थी, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इनको आगे परीक्षण और करते हो आप इनका, कि ये बातें जो दे रखी हैं ये एक्यूरेट है भी या नहीं, कहीं इनमें झूठ तो नहीं। उसको बोलते हैं क्या? क्रिटिकल रीडिंग, समालोचनात्मक। अगला आपका आता है द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कनेक्शन बिटवीन साउंड्स एंड लेटर्स इज कॉल्ड। देखो, ध्वनि और वर्णों के बीच संबंध पहचानने की योग्यता क्या कहलाती है? जैसे जैसे इंग्लिश आपके बैकग्राउंड में नहीं रही, तो मैंने आपसे कहा कि लिखो साइकोलॉजी, तो आप ऐसे लगाओगे हिसाब, साइको और लोजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ये लोजी, ये साइकोलॉजी होगी। मैंने से बोला तो से उस हिसाब से ही लिखने लग गए आप। मैंने जो बोला कानों में गया, कानों में गया तो स्किल बना LSRW, कानों में गया तो L से लिसनिंग बना। तो पहले आपने साउंड कान में सुना और सुनने के बाद में आप क्या करते हैं? लेटर लिखते हैं कि भाई ये सुनाई दिया है तो इसको लिखो। जैसे मैं आपसे ऐसे बोलता हूं लिखो थम, तो थम आप ऐसे लिख देते हैं THAM, थम ऐसे लिख दिया आपने। यानी कि जो साउंड है और जो लेटर है उनके बीच में आपको क्या है? कनेक्शन आपका सही नहीं है, बॉन्ड आपकी सही नहीं है। जो सुनते हैं उसको प्रॉपर तो आप लिख नहीं पाते हैं। साइकोलॉजी का तो ऐसा लिखना चाहिए था आपको, साइकोलॉजी। थम आपको ऐसा लिखना चाहिए था। एम के बाद बी आती है तो सदैव क्या रहता है? बी साइलेंट रहता है। के बाद एन आता है तो के सदैव क्या रहता है? साइलेंट रहता है। एम के बाद एन आता है तो एन हमेशा साइलेंट होता है। पी के बाद ऐसा है तो पी साइलेंट, टी के बाद ऐसा है तो टी साइलेंट होती है। अब देखो, अब हाँ, तो जैसे आप बच्चों को बोल बोल करके क्लास में लिखवाओ, तो जो आवाज सुने उसके अनुरूप सही स्पेलिंग नहीं लिख पाए, तो बोले दोनों के बीच में कनेक्टिविटी क्या है? डिस है, बॉन्ड अच्छा नहीं है। तो ध्वनि और वर्ण के बीच का संबंध पहचानने की जो योग्यता है उसको फोनिक्स बोलते हैं। फ्लुएंसी तो बोलने की तीव्रता है। एनकोडिंग तो टीचर करता है। एनकोडिंग क्या है? टीचर करता है। ग्रेडेशन, शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को सुगम बनाना एनकोडिंग। विद्यार्थी भी चीजों को सुन तो लेता है, सीख तो लेता है, लेकिन वो भी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, अपने घर गांव परिवार के साथ उन शब्दों को, चीजों को अटैच करता है, और वो अटैच जो विद्यार्थी करता है वो डिकोडिंग कहलाती है। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है इवेल्युएशन के बारे में? तो ये थोड़ा सा आप परीक्षा में थोड़ा इस बात में थोड़ी अवेयरनेस बरतें आप। नॉट करेक्ट और मोस्ट और बेस्ट ये लिखे हैं। तो देखो, इवेल्युएशन इज कंसर्न्ड विद असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग।
यानी कि मूल्यांकन संबंधित होता है आकलन से। किसके आकलन से? शिक्षण की प्रभावशीलता के आकलन से संबंधित होता है, शिक्षण की रणनीतियों के आकलन से संबंधित होता है, ये विधि और तकनीक जो होती हैं इनके आकलन से संबंधित होता है। तो बिल्कुल होता है, फेवर में है। इवेल्युएशन प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स अबाउट देयर टीचिंग। तो यस, इवेल्युएशन शिक्षक को भी कितनी वो क्वालिटी दे रहा है इस बात का फीडबैक, प्रतिपुष्टि देता है, और लर्नर्स अबाउट देयर लर्निंग, और बच्चों को उनके अधिगम की देता है। तो ये बात भी करेक्ट है। इवेल्युएशन प्रोवाइड्स अकाउंटेबिलिटी, मूल्यांकन जिम्मेदारी प्रदान करता है टू सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। ये भी सही है, मतलब इसको क्या है, समाज के संदर्भ में ले लिया है मूल्यांकन को। हाल फिलहाल यहां कि भाई आजकल कोई भी फिल्म बॉलीवुड में आएगी तो पहले क्या इवेल्युएशन कर लेते हैं, कौन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, वो पहले मूल्यांकन करते हैं कि भाई समाज को आजकल डिमांड किस चीज की है। कहानी कोई पुरानी लिख देंगे तो कोई आएगा ही नहीं, टिकट बिकेंगे नहीं। कोई भी राइटर है, कोई भी राइटर समाज के परिदृश्य, समाज के सिनेरियो को पहले देखता है, उसके बाद में ही वो अपनी रचनाएं रचते हैं। अगर कोई दूसरी कहानी गढ़ दी तो उसके ग्राहक नहीं मिलेंगे, फिर तो उनको समाज का मूल्यांकन करना पड़ता है। और फिल्में जो बॉलीवुड में आ रही हैं ये क्या है, समाज का आईना है। जो समाज में हो रहा है ये वही आपको क्या रिफ्लेक्ट करती है, आपको दिखाती है। बाजार के संदर्भ में सही है। अगला लिखा हुआ है, एक एक शब्द पे बड़ी बारीकी से जाना है कि इवेल्युएशन हैज वांट, बस यही इसका जवाब है। कैसे कि इवेल्युएशन हैज वांट, वांट यानी कमी, स्कैरसिटी कमी, लैक LAC के, इवेल्युएशन हैज वांट ऑफ मैनिफेस्टेशन इन ए परसीव्ड नीड फॉर रेगुलर रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स। मूल्यांकन में किसका अभाव होता है कि माता पिता को आप नियमित रूप से बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देते हैं। तो देते हैं, बराबर देते हैं, निरंतर देते हैं, कहां नहीं देते हैं। तो क्या मूल्यांकन में इसका अभाव रहता है? नहीं रहता। अब आप ये जानना चाहेंगे कि साहब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वांट कमी, एक चाहना। अगर ये वांट आपका चाहना होता तो ये थर्ड फॉर्म में आता है, जब हेड के साथ में थर्ड वर्ब आती है तो आप क्या देखते हैं यहां, वांटेड, वांटेड लिखा हुआ आप देखते। जब ये मेन वर्ब होता अर्थ चाहना देता, लेकिन जब हेड के बाद में सीधा ही नाउन आए तो फिर वो ऑब्जेक्ट होता है। मतलब के बाद में वोट का जवाब आ गया, हुम का आ गया, तो वो सीधा का सीधा क्या है आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट सदैव या तो नाउन या तो प्रोनाउन होते हैं। तो वोंट क्या है, कमी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका ये रहा, ये अंडरलाइन छांटना है आप। ये लो जी, रेखांकित ध्वनि को आइडेंटिफाई करिए। तो उच्चारण छात्रों फोटोग्राफी नहीं होता, फोटोग्राफी ऐसे लिखते हैं आप इसको, फोटोग्राफी ऐसा आप इसको ट्रांसक्राइब करते हैं, फोटोग्राफी ऐसे। टी के ऊपर स्ट्रेस, आपकी परीक्षा में स्ट्रेस है नहीं, फोटोग्राफी। तो ये आधा है हलंत का, ये तो होना ही नहीं है। ऐसे आ जाए ना जैसे हाउ बिलाऊ जैसे लिख रहे ऐसे कैसे ही आ गए, तो ऐसे के ऐसे ही तो लिख मत देना भोलेपन में आके, कहीं सोचो कि तो पेपर वाले भोले निकल गए, जैसा उधर दे दिया ऐसा ही यहां दे दिया। इसको तो अपने, इसको तो अपने चिंटू ही कर दे, इतना सरल पेपर आ गया, जैसा वहां था ऐसा ही वहां दे दिया। तो ये आपको क्या है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हिप्नोटाइज, आपको दिशा भुलाने के लिए करेंगे। तो ये दोनों होते नहीं है। अगला सवाल है आपका KNIFE, विच लेटर इन द गिवन वर्ड, दिए गए शब्द में कौन सा ऐसा वर्ण है नॉट प्रोनाउंस्ड, जिसका उच्चारण नहीं होता। तो जब भी अभी आपको बताया था के बाद अगर एन आया तो फिर के हमेशा क्या रहता है, साइलेंट। तो इसको बच्चों कनाइफ नहीं बोलेंगे, नाइफ बोलेंगे। तो के उत्तर आ गया, इसका ही उच्चारण नहीं होता है, ने का होता है, आई का होता है, फे का होता है। अगला क्वेश्चन है आपका ये,
तो इसमें आपको निकालना है ये और आपको निकालना है ऐसा का ऐसा ही। तो ऐसे के ऐसे ही से तो बच के रहना। आप पहले ही बता दिया है आपको, इंस्ट्रक्शन दे दिया है। अंडरलाइन छांटनी है। खूब बीए तक पढ़ लिया सबने। वो पुराने जो पढ़ते हम ट्रेडिशनल आ रहे थे, 95% नुकसान तो उससे ही हो गया है, जब भी फोनेटिक्स में गलती होती है। बार बार बरीड पढ़ते आ रहे थे। द पोइट वाज बरीड, बरीड बरीड, उच्चारण होता है बेरिड। ये है उच्चारण, ये रहा बे ए रे बेरिड, ये उच्चारण है बेरिड। ये तो आधा अनार है। अभी तो रीट के पेपर में आने में मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। अभी तो तमाम बालक बैठे हैं जिनको यही पता नहीं है कि ये आधा है, पूरा है, ये कौन सा है, ये कौन सा। अपने हिसाब से चल रहे हैं, शॉर्ट लगा रहे हैं। घर वालों को बता रहे हैं, देख ले कमरे में बंद पड़ा हूं पिछले 20 घंटे से, देख कितनी तगड़ी मेहनत कर रहा हूं। लेकिन ऐसी मेहनत जिसमें लक्ष्य सामने नहीं हो, लक्ष्य सामने लेकिन आपका ट्रैक सही नहीं हो, लक्ष्य सामने है लेकिन वहां जाने का रास्ता सही नहीं पकड़ा है, अपने आप ही मंजिल पकड़ में नहीं आएगी। ये कटु सत्य है। और अगर कोई टीचर सत्य बोल देता है तो फिर वो क्या है, नेगेटिव है, फिर उसको पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। उत्तर क्या आएगा, ये उच्चारण रहता है बेरिड। PURY बुरी नहीं होता है, बेरी दफनाने को बोलते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इनिशियल डिफरेंट साउंड। इनमें आपको प्रारंभ में विभिन्न ध्वनि निकालनी है। सवाल लिख रहा है किस शब्द में प्रारंभ की ध्वनि भिन्न है। तो कैमल पढ़ोगे तो कै की ध्वनि आएगी, क्रीम पढ़ोगे तो कै की ध्वनि आएगी, चीफ पढ़ोगे तो चे की ध्वनि आएगी, काई मेरा पढ़ोगे तो कै की ध्वनि आएगी। खाई मिया, ये शुद्ध उच्चारण है। खाई खाई मिया, खाई मिया, खाई मिया, ये शुद्ध उच्चारण ये है। तो चाय मेरा नहीं होता है, अपने हिसाब से नहीं चलना है अपने को। और अपने हिसाब नहीं तो मरवा रखा आज तक, पहले ही जॉब लग जाती। ये अपना हिसाब ही ले बैठा। तो विवेक क्या है, सही दिशा में काम करता ही नहीं है। कई बार सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, मार्गदर्शन सही मिल गया तो हम ज्ञानी बन बैठते हैं फिर, और हमारा ज्ञान हमको झुलाता रहता है 8-10 साल फिर। क्योंकि जो नहीं लगे बात उनसे करी जाए। जो बच्चे भर्ती में रह जाते हैं, कोई 0.02 से कोई पॉइंट बेचारा 1 से रह गया, कोई उनके दिल से पूछे कि असफलता का टेस्ट क्या है। खाइमेरा दैट मीन्स इमेजिनेशन, कल्पना। तो ये आपका क्या है, डिफरेंट है। चीफ ये चे की आवाज करता, बाकी सब कबूतर की आवाज करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लोजिव साउंड। तो प्लोजिव संख्या में कितने होते हैं, 6। एयर पैसेज डिसाइड करता है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को। तो आपको इनमें से निकालना है कौन सा प्लोजिव नहीं है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 6 होते हैं आपके, पेबे टेडे केगे, ये 6 प्लोजिव होते हैं। ये चे आपका होता है एफ्रिकेट, समझ गए। चेजे, चेजे और शेजे, पेबे टेडे केगे। उसके बाद में चेजे, पेबे टेडे केगे, चेजे, हाँ 2 होते हैं। उसके बाद फ्रिकेटिव आते हैं 9, फेवे थेदे सेजे शेजे है। फिर 3 आते हैं मैंने अंग, उनको नेजल बोलते हैं। फिर एक आता है ले, उसको लेटरल बोलते हैं। फिर वे ये सेमी वोवेल्स। फिर आता है रे, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूएंट। ये चीज भी बड़े महत्व की है। मन में जहां से जो भी मैटर मिल रहा है, उल्टा सीधा जैसा भी, 4 ध्वनियां बाइलेबियल होती हैं, गांठ बांध के रख लेना। कई जगह मैंने ये सवाल, कई बच्चों ने बताया कि साहब वहां ये है, वहां ये, वहां ये, वहां फलाना है। सीधा का सीधा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी कंसल्ट करनी है आप। बाजार में जितनी किताबें बिक रही हैं, इनका एक का भी एविडेंस स्वीकार्य नहीं होगा, बुला लिया जाएगा आपको वहां पर। एक भी गाइड पुस्तक, ये पासबुक्स, ये सिंगल भी इनमें से एविडेंस का काम नहीं करेगी। ये प्रमाण के रूप में नहीं मानी जाएंगी। ऑथेंटिक केवल फोनेटिक्स के मामले में ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी आती है वही मान्य है।
चाहे बाहर से कितनी सरल पढ़ लो, चाहे आपके लेखक बड़े डॉक्टर हो, फला हो, कुछ भी हो, कोई मान्य नहीं है। मेरा काम है आपको बताना, रास्ते का चुनाव आपको करना है, क्योंकि दिस इज योर ओन बैटल, फाइट तो आपकी है ये। तो ये था आज का अपना कार्यक्रम। कल की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कल से हम लाइव क्लास लेंगे। टाइमिंग स्टार्ट्स 3 PM, 3 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं या जिन्होंने पढ़ तो लिया है लेकिन कहीं न कहीं कंफ्यूजन है या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो सारी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल जीरो लेवल से क्लियर करने के लिए, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है, और ये मानो कि बहुत बहुत सही मौका है। देखते हैं उसमें 5 6 7 कितनी क्लासेस लगती हैं, और उसमें जितना भी रीट का अंग्रेजी का है वो अपना पूरा का पूरा कवर करेंगे। बिल्कुल उसको जीरो लेवल से पढ़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप इसमें जोड़ें ताकि वो देख सकें, वो समझ सकें, वो पढ़ सकें, और कहीं कुछ ड्रॉबैक्स रह गई हैं तो वो जो गैप आपका रह गया वो फिल हो सके, वो पूरा हो सके। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत, और चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बच्चों को औरों को भी लाभान्वित करवाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।